CH66 कभी तुम समझी ही नहीं। अब आगे। शिवांश के जबड़े कस गए थे। उसने बीनू को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वीनू ने कहा, मुझे मेरी मम्मा पास छोड़ दीजिए, आप बहुत गंदे हो। आपने मेरे पापा की गलत कहा, मुझे आपके पास नहीं रहना है, आप मुझे छोड़ आए। ये बोलते हुए वीनू ने खुद को शिवांश के सीने पर छोड़ दिया। उसने सिसकते हुए कहा, आप बहुत गुस्सा करते हो, आपके साथ नहीं रहना है। ये बोलते हुए वो शिवांश के कंधे पर अपने हाथों से मार रही थी। शिवांश अभी भी दीवार से टेक लगाए खड़ा था। वीनू उसके सीने से लगी थी, या ये कहें उसने खुद को पूरा शिवांश पर छोड़ा हुआ था। शिवांश ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल बाद खोलते हुए वीनू की कलाई की पकड़ा। वीनू ने अपनी लाल आंखों से शिवांश की देखा, तब उसने कहा, बहुत शौक है न तुम्हें अपनी मम्मी के पास रहने का, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ कर आता हूँ, वही रहो तुम, बाकी किसी से तुम्हें क्या मतलब है। ये बोलते हुए वीनू की कलाई पकड़ खींचते हुए लेकर जाने लगा। वीनू उसे देख रही थी। कभी अपने हाथ को वो हॉल से होते हुए बाहर आए। शिवांश ने कार का डोर खोल वीनू को बिठाया, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और तेज स्पीड में वहां से निकल गया। वीनू बैठी हुई विंडो के बाहर देख रही थी। इस वक्त उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी सब ठीक था, अभी क्या हो गया? फिर उसने खुद से ही सवाल किया कि क्या कभी कुछ ठीक था उनके बीच? उसे खुद से ही उस सवाल का जवाब भी मिला। कार झटके से रुकी। वीनू अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने देखा हल्की बारिश हो रही थी। शिवांश कार से बाहर निकला और वीनू की साइड का डोर खोला। वो बाहर निकल कर आई। सामने उसकी मॉम का घर था। शिवांश वीनू के चेहरे को देख रहा था। उसने कुछ भी नहीं कहा। वीनू धीमे कदमों से आगे बढ़ गई। उसने पलटकर शिवांश को देखा जो हल्की बारिश में भीग रहा था। न जाने क्यों वीनू को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। उसका मन कह रहा था वो लौट जाएं। लेकिन शिवांश की बातें बुरी तरह यूज चुभी थी। उसने खुद से कहा, आप मुझे अपने लायक नहीं समझते। मिडिल क्लास होने से आपको बहुत प्रॉब्लम है ना, अब मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। ये बोल वो आगे बढ़ी। शिवांश उसे देख रहा था। उसने कहा, कभी तुम समझी ही नहीं। लेकिन न जाने उसे क्या हुआ, एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन उसका दिल जैसे उसकी सुन ही नहीं रहा था। वीनू ने जैसे ही डोरवेल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने पलटकर कहा, सुने। शिवांश में पलटकर उसे देखा, तब वीनू ने बोला, कुछ नहीं। उसने गुस्से में वीनू को देखा और बोला, सब कुछ खुद सह लेगी। लेकिन कहोगी कुछ नहीं? तुम खुद को रोक रही हो ना, मैं भी देखता हूँ कब तक। वो उसकी तरफ बढ़ा। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ पलटते हुए दीवार से लगा उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। वीनू जरा हैरान ही गई। उसने शिवांश के सीने पर हाथ रख उससे डिस्टेंस बनाना चाहा, लेकिन जल्द ही उनकी बॉडी एक दूसरे से टच होने लगी। शिवांश बुरी तरह उसके होठों को बाइट कर रहा था। उसकी पैशनेटली वीनू के लिप्स को स्मूच करना वीनू से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे अपने लिप्स ने पैन हो रहा था। लेकिन शिवांश तो जैस है इस किस के जरिए अपना सारा गुस्सा और नाराजगी जाहिर करना चाहता था। समझना आसान नहीं था कि उसे क्या चाहिए। वो वीनू के साथ रहना चाहता है या उससे दूर रहना चाहता है? इन सवालों के जवाब उसके पास भी नहीं थे। फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था वीनू इन्हें समझे। बीनू को अपनी सांसें थमती महसूस ही रही थी। एक बार फिर उसके आंखें भर आई। शिवांश उससे दूर हुआ। वीनू का लाल पड़ चुका चेहरा देखने लगा। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। शिवांश ने उसके गाल पर हाथ रख कहा, मुझसे दूर रहना तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरी ख्वाहिश है। वीनू पलके झपकाते हुए उसे देख रही थी। आंख से एक आंसू बह निकला। उसने कहा, झूठे हैं आप। शिवांश पलटकर जाने लगा। वो अपनी कार से टिक कर खड़ा हो वीनू को देखने लगा। वीनू अभी भी वैसे ही दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। वो दोनों के दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वीनू को शिवांश की आंखों में बस गुस्सा नजर आ रहा था। उनमें छिपी नाराजगी को वो नहीं देख पा रही थी। वहीं शिवांश को वीनू के आंखों में बेचैनी, दर्द, गुस्सा, नाराजगी, ऐसे ही कई सारे एहसास दिख रहे थे, जिनमें से एक उसके डैड के लिए नफरत भी थी। शिवांश ने उसे देखते ही अपने मन में कहा, तुम बस अपने भ्रम से नहीं निकलना चाहती हो। तुम्हें अपना दर्द दिखता है, लेकिन मेरे डैड की तकलीफ नहीं। तुम्हारे ये तंज, नफरत और ये तीखे अल्फाज उन्हें कितनी तकलीफ देते हैं। वीनू शिवांश को देख रही थी। उसने कहा, आप मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको सब पता है क्या हुआ है, आपके डैड ने क्या किया है। लेकिन आप छोड़ो, आपके पास अपनी फैमिली के सिवा किसी के लिए कोई इम्तियंस नहीं है। उन किसी में एक मैं भी हूँ। ये सोच उसने अपने आंसू पोंछे। शिवांश कार में बैठा वहां से चला गया। वो उस ओझल होती कार को देखती रही।
वैसे ही खड़ी थी। उसको इस वक्त अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था बस कैसे भी वो उनके गले से लग अपना सारा दर्द बयां कर दे, सारी शिकायतें उनसे करे, उनके प्यार भरे स्पर्श की महसूस कर उनके हिम्मत पाए, लेकिन उसके पास वो साया नहीं था। वीनू ने डोर वेल बजाई कई बार। एक बात सिया में मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए खड़ी थी। आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी। उन्होंने जैसे ही वीनू को देखा उनकी जैसे सारी नींद उड़ गई। वो वीनू के चेहरे को देख रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल था, आंखें सुर्ख और सूजी हुई, होंठ भी हल्के सूजे हुए थे। वो अपने आंसू रोके खड़ी थी, लेकिन उसकी भरी आंखें चुप नहीं रही थी। चेहरे पर बनी आंसुओं की लकीरें सिया को किसी अनहोनी का अंदेशा देते हैं। सिया ने आगे बढ़ वीनू से कहा, लाडो, मेरी बच्ची, इतनी रात को ये बोल। वो बाहर देखने लगी, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। वीनू का हाथ पकड़ उसे अंदर ला डोर बंद कर दी। सिया ने कहा, क्या हुआ है मेरा बच्चा? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या शिवांश ने कुछ कहा? उनका परेशान चेहरा देख वीनू ने न में सिर हिला, अपने आंसू पोंछे। वीनू खुद को कंट्रोल करते हुए सिया के गले से लग गई। सिया ने उसके सिर को सहलाना शुरू कर दिया। उन्होंने घबराहट भरी आवाज में कहा, क्या हुआ है मेरी जान? मम्मी को नहीं बताएगी? वीनू उनके इतने प्यार भरे स्पर्श से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके सर्व का बांध टूट गया। वीनू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सिया ने कहा, क्या हुआ है? वीनू ने रोते हुए कहा, मम्मी पापा क्यों छोड़ गए? हमें क्यों चले गए? मुझे उनके पास रहना था, उनके सीने से लग सब कहना, शिकायत करनी है, उनसे अपना नाम सुनना है, मुझे पापा पास जाना है। सिया का दिल वीनू की ये हालत देख घबरा गया। उन्होंने कहा, तू मेरे साथ चल। ये बोल वो वीनू को रूम में लेकर आई, उसे पानी दिया, लेकिन रोते रोते उसे इतनी हिचकियां बंधने लगी थी, वो पानी भी नहीं पा रही है। सिया ने कहा, क्या हुआ है वीनू? वीनू ने खुद को संभाल कर कहा, मैंने मिस्टर राठौर को खूनी कह दिया। तब उन्होंने बोला कि पापा को न जाने क्यों मेरे जैसी बेटी मिली। मम्मी, मैं अपने पापा की अच्छी बेटी हूं ना? सिया ने उसके आंसू साफ कर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, न बेटा, तुम पापा की प्रिंसेस हो, उनकी विन्नी हो, उनकी जान। पापा बहुत प्यार करते हैं अपनी रानी बिटिया से, उसने गुस्से में बोला होगा। वीनू थोड़ी शांत हुई। तब सिया ने पूछा, तुम अकेली आई? वीनू ने न में सिर हिलाते हुए कहा, वो छोड़ कर गए। सिया ने कहा, क्यों? वीनू ने कहा, वो बहुत गंदे हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। मैंने बोला मुझे मम्मी पास छोड़ दीजिए। सिया ने कहा, तुम पागल हो लाडो, कभी गुस्से में ऐसे मायके नहीं आना चाहिए। वो गुस्से में था, तब तुम्हें बात करनी चाहिए, पूछनी चाहिए। तुम जानती हो उसे ज्यादा गुस्सा आता। तुम दोनों पागल हो, दोनों का गुस्सा इतना तेज, अगर तुम्हारा रिश्ता टूटा तब बिखर जाएगा। जब एक गुस्से में हो तब दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। और आज जो डिनर के टाइम हुआ वो क्या था? तुम्हें शिवांश के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें उसका फेवरेट कलर तक नहीं पता, कुछ नहीं जानती तुम अपने पति के बारे में। वीनू ने कहा, तब हमारी बात हो नहीं हुई इस बारे में? सिया ने कहा, वो तो सब जानता है, एक चीज पता है उसे तुम्हारे बारे में। आज उसके गुस्से की क्या वजह थी? सिया ने शिवांश की बड़े होते देखा, काफी कुछ जानती है उसके बारे में। उन्हें पता है बिना किसी बात के शिवांश गुस्सा नहीं करेगा। वीनू सिर झुकाकर सोचने लगी। उसे समझ आया शायद धर्म के बारे में न बताने पर उसका गुस्सा ज्यादा बढ़ गया। सिया ने, अच्छा सो जाओ। वीनू लेट गई, सिया भी उसके पास लेट गई। तब वीनू ने उसके सीने से सिर लगा लिया। एक बार फिर शिवांश को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। सिया वीनू के सिर को सहलाने लगी। कुछ देर में वीनू सो गई। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, क्या हो रहा है मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी में? ना जाने आगे क्या होगा। अगली सुबह वंश ने अपनी आंखें खोली और टाइम देखा। वो चीखते हुए उठा, 10 बज गए, आज भाभी ने उठाया ही नहीं। ये बोल वो बाथरूम में भाग गया। वंश तेज तेज सीढ़ियां उतर रहा था। वहीं अनिका भी लिफ्ट से निकलते हुए हॉल में आई। उन्होंने इधर उधर देखते हुए कहा, इतनी शांति क्यों है? आज किसी ने हमें उठाया नहीं। वीनू की आरती की आवाज भी नहीं आई। तारा ने कहा, मैम आज आई ही नहीं है अभी तक। अनिका ने कहा, क्या वीनू तो सुबह ही उठ जाती है? वंश ने कहा, भूख लगी है मुझे। तारा ने कहा, मैम ने मेन्यू नहीं बताया और रात उन्होंने बोला था मैं कुछ न बनाऊं, सुबह का ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाऊंगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। तारा ने कहा, तुमने चेक किया गई उसे बुलान? तारा ने कहा, यस बड़ी काम, लेकिन रूम में कोई नहीं है, न सर और नहीं मैम। वंश बोला, क्या भाभी का गई?
तारा ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। रूम बुरी तरह बिखरा हुआ था। ये देख वंश को कुछ याद आया। उसने अपना बैग वहीं फेंक ऊपर जाते हुए कहा, रात भाई भाभी का झगड़ा हुआ था, मुझे लगा छोटा सा है। मेरी भाभी कहाँ गई? ये बोल वो वीनू को आवाजें देने लगा। उसने फोन लगाया तब वीनू का फोन रूम में ही था। अनिका जी शिवांश को कॉल कर रही थी। उसका फोन स्विच ऑफ था। ध्रुव ने बाहर से आते हुए कहा, गार्ड कह रहा है कि रात वो दोनों बाहर गए थे। शिवांश लौटकर अकेले आया फिर चला गया। अनिका ने ध्रुव को देखते हुए कहा, ध्रुव अगर इस बार शिवांश ने मेरी बच्ची को हर्ट किया तब मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अभी सिर्फ बात नहीं कर रही लेकिन फिर वो भूल जाए कोई उनकी माँ है। तारा ने कहा, मैम ने मेन्यू नहीं बताया और रात उन्होंने बोला था मैं कुछ न बनाऊं। सुबह का ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाऊंगी इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। तारा ने कहा, तुमने चेक किया गई उसे बुलान? तारा ने कहा, यस बड़ी काम लेकिन रूम में कोई नहीं है सर। और नहीं मैम। वंश बोला, क्या भाभी का गई? तारा ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, रूम बुरी तरह बिखरा हुआ था। ये देख वंश को कुछ याद आया। उसने अपना बैग वहीं फेंक ऊपर जाते हुए कहा, रात भाई भाभी का झगड़ा हुआ था, मुझे लगा छोटा सा है। मेरी भाभी कहाँ गई? ये बोल वो वीनू को आवाजें देने लगा। उसने फोन लगाया तब वीनू का फोन रूम में ही था। अनिका जी शिवांश को कॉल कर रही थी। उसका फोन स्विच ऑफ था। ध्रुव ने बाहर से आते हुए कहा, गार्ड कह रहा है कि रात वो दोनों बाहर गए थे। शिवांश लौटकर अकेले आया फिर चला गया। अनिका ने ध्रुव को देखते हुए कहा, ध्रुव अगर इस बार शिवांश ने मेरी बच्ची को हर्ट किया तब मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अभी सिर्फ बात नहीं कर रही लेकिन फिर वो भूल जाए कोई उनकी माँ है। अब आगे। वंश ने उदास होते हुए कहा, मम्मा मेरी भाभी कहाँ गई? मुझे उनकी याद आ रही है, वो कहाँ चली गई हैं? अनिका ने कहा, बेटा आपका भाई पागल है, वो कुछ भी करता है। पता नहीं इस बार उस पागल आदमी ने क्या किया है। उन्होंने ध्रुव को देखा तब वो किसी से बात कर रहे थे। अनिका ध्रुव के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद कुछ कॉल्स कर ध्रुव आते हैं। तब अनिका ने कहा, क्या ध्रुव सब ठीक है न? वो दोनों साथ है न? ध्रुव ने कहा, नहीं अन्नू वो साथ नहीं है। वंश ने कहा, भाभी कब आएंगी? भाई ने क्या किया है? भाभी कहीं है। ये सुन अनिका उन्हें हैरानी से देखने लगी। ध्रुव ने कहा, वीनू सिया के पास है, इस वक्त सो रही है, रात भर रोई है। सिया ने कहा, उनका झगड़ा हुआ और वीनू के बोलने पर शिवांश उसे सिया के पास छोड़ आया, वो ठीक है। अनिका ने कहा, ये बच्चे कर क्या रहे हैं? अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है। क्या जरूरत थी शिवांश को उसे मायके छोड़कर आने की? और वीनू को क्या जरूरत थी उसे जाने के लिए बोलने की? करवा चौथ आने वाला है, क्या क्या सोचा था मैंने? पहले वो शिवांश की शर्त की वीनू को दुनिया के सामने उसकी पत्नी के रूप में नहीं लाना है। दूसरा आपकी प्रॉब्लम अब वीनू की जिद, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। धर्म ने कहा, डोंट यू वरी अन्नो, सब ठीक होगा, शायद ये शुरुआत हो। वंश ने उदास होते हुए कहा, मम्मा ये भाई क्या कर रहे हैं? ये भाभी के सामने इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अनिल ने कहा, मुझे समझ नहीं आता इस लड़के में इतना गुस्सा है किस बात का? एक नहीं दोनों ही गुस्सैल है। अगर एक बार इनका रिश्ता टूटा तब जुड़ना मुश्किल है क्योंकि झुकेगा दोनों में से कोई नहीं। ये बोल वो गुस्से में अपने रूम की तरफ चली गई। ध्रुव ने वंश से कहा, वंश इधर आओ। वंश ने जल्दी आ ध्रुव को हक करते हुए कहा, डैड भाभी कब आएगी? भाई कब उन्हें लेकर आएंगे? उन्हें बोलो न भाभी को लेकर आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ध्रुव ने उसके बिखेरे बालों को ठीक कर उसका बैग उसे देते हुए कहा, कॉलेज जाओ और भाई जल्द ही भाभी को लेकर आएगा। अभी खुद वो आउट ऑफ कंट्री गया है, उसका फोन ऑफ है, हम उससे बात करेंगे। वंश ने हाँ में सिर हिलाया, वो वहां से चला गया। ध्रुव वहीं काउच पर सिर टिकाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, सारांश मेरी प्रॉब्लम्स का चुटकी में तेरे पास सोल्यूशन होता था, मुझे आज तेरी जरूरत है। कहाँ है तू भाई? क्यों नहीं है मेरे पास मुझे हौसला देने के लिए? तू होता तब न मेरी प्रिंसेस मुझसे नफरत करती, शायद जो हो रहा है वो भी नहीं होता। ये बोलते हुए उनकी आंख से एक आंसू बहकर गाल पर आ गया। तभी ध्रुव को अपने गाल पर किसी की छुअन महसूस हुई। इस एहसास को वो अच्छे से पहचानते थे। उन्होंने कहा, अन्नो। अनिका उनके पास बैठ गई। ध्रुव में झुकते हुए उनके सीने पर सिर रख दिए। न ध्रुव ने कुछ कहा न अनिका कुछ बोली। वो दोनों एक दूसरे के एहसास को समझ एक दूसरे के साथ थे, कुछ न बोलते हुए भी एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। यही खूबसूरत साथ था उनका। हर मोड़ पर अपने साथी को अपने साथ पाते थे। एक परेशान होता तब दूसरा बिना कुछ पूछे उसकी तकलीफ समझ जाता था। अनिका ने उनके बालों में हाथ डालते हुए कहा, भाई की याद आ रही है? ध्रुव ने अपनी नम आवाज में कहा,
बहुत ऐसा लग रहा है मैं उसे किया वादे को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अनिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है एक बार आप हमसे झगड़कर ऐसे ही हमें हमारे मायके छोड़ कर आए थे, तब हम कितने नाराज हुए थे आपसे। जब आप लेने गए तब हमने आने से भी मना कर दिया था। ध्रुव ने कहा, लेकिन मैं भी बिना आपको लिए नहीं आया था। और ऐसा क्यों हुआ था? अनिका के ये बोलने पर ध्रुव ने कहा, क्योंकि मैं गलत था और आप भी मानती थी कहीं न कहीं थोड़ी सी गलती आपकी भी थी, आप मुझे परेशान होते हुए भी नहीं देख सकते थी। अनिका न कहा, बस ऐसा कुछ हो इनके साथ होगा, बस हमें सही वक्त का इंतजार है। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस अनिका को टाइटली हग कर लिया। वर्षा ने अपनी आंखें खोली और उन्नीदी आंखों से सब तरफ देखा। खुद को अपने रूम में देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। उठकर बैठ उसने पिल्लो को हग करते हुए कहा, बद्री क्या है ये? क्या हो रहा है मुझे? तुम्हारा खुद को मेरा कहना मुझे बेहद पसंद आ रहा है। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा छूना, शरारत करना मुझे अंदर तक हिला जाता है। अजीब सी हलचल होती है इस दिल में, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जितना भी है जो भी है ये बहुत अच्छी फीलिंग है। ये बोल वो उठी। उसने अपना फोन चेक किया, तब मेघ का मैसेज था, तुम्हारा ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। ये पढ़ते हुए उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। उसने एक ही मसाज को न जाने कितनी बार पढ़ा। फिर जल्दी से भागकर बटरों में गई, फटाफट रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। उसे इतनी जल्दी थी कि वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही भाग गई। वर्षा रायजादा कंपनी पहुंची तब राघव उसका वेट कर रहा था। उसने कहा, हेलो मैम, फिर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी असिस्टेंस है, ये आपको आपके मैनेजर से मिला देंगी, वो आपको सब समझा देंगी। मेघ सर से आपकी एक मीटिंग। वर्षा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, कब? राघव बोला, सर अभी ऑफिस में नहीं है। वर्षा ने हाँ में सिर हिलाया। उसने खुद से कहा, हाउ डेयर ही, मुझे बुलाकर खुद गायब हो गया। ये सोचते हुए वो उस असिस्टेंट के साथ चली गई। वो सोचते हुए जा रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था। तभी वो किसी से टकरा गई। वर्षा ने खुद को गिरने से संभाला, लेकिन अगले ही पल सामने वाले से उसे जोर का धक्का दिया। वहीं वीनू देर तक सो रही थी, उसे आज सिया ने भी नहीं उठाया था। तभी वीनू की नींद टूटी और वो नींद ही बेड पर अपने हाथ घुमाते हुए किसी को ढूंढने लगी। बाहर जाती सिया ये देख रही थी, फिर वो शांति से चली गई। वीनू को जब कोई नहीं मिला, उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, गब्बर। वीनू ने अपनी आंखें खोलकर सब तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे ध्यान आया कि वो तो अपनी मम्मी के घर है। वीनू ने नम आंखों से बेड की दूसरी तरफ देखा। उसकी हर सुबह खूबसूरत और शिवांश की बाहों में ही होती थी, आज वो नहीं था। वीनू ने लगभग रोते हुए कहा, गब्बर। फिर खुद से ही बोली, नहीं वीनू, वो तुझे कुछ नहीं मानते, तब तू उन्हें क्यों याद कर रही है? शायद वो तेरे कोई नहीं है। ये बोलते हुए उसके लफ्ज उसका ही साथ नहीं दे रहे थे। आज ऑफिस में लीव का मसाज कर वीनू बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर आई। उसने बाहर आकर देखा 11 बज रहे थे। ये देख वीनू ने कहा, ये क्या, इतनी देर तक मैं सोती रही? उसने सिया को आवाज दी, मम्मी। सिया ने किचन से ही कहा, क्या खाना है लाडो? बताओ, बना देती हूँ। वीनू ने कहा, मम्मी कुछ भी बना दो और थोड़ा ही बनाना, मेरा मन नहीं है। सिया ने कहा, ठीक है बैठो बनाते हैं। वीनू वहीं सोफ पर बैठ गई। उसे कोई नहीं दिखा। तन उसे समझ आ गया कि वो ऑफिस चला गया होगा। वीनू ने खुद से कहा, वंश मुझे ढूंढ रहे होंगे सिवा और मम्मा, वो मुझसे नाराज न हो जाएं, मैं उन्हें बता भी नहीं पाए कि मैं यहाँ आ गई हूँ। तभी इसके सामने आलू का पराठा रखा। उसे देख वीनू ने सिर उठाकर अपनी मम्मी को देखा। ये देख सिया ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, खाओ? वीनू हाँ में सिर हिलाकर खाने लगी, लेकिन इस वक्त उसे वो टाइम याद आ रहा था जब वंश की मस्ती, अनिका की हंसी और शिवांश की डांट के बीच नाश्ता करती थी। सिया ने उसके पास बैठ एक बाइट लेते हुए कहा, क्या हुआ, ससुराल की याद आ रही है? वीनू उन्हें देखने लगी, फिर बोली, नहीं वंश का ध्यान आ रहा है, सुबह उठते ही वो मेरे पास आ जाते हैं। सिया ने शांति से कहा, क्या सोचा है? वीनू असमंजस में उसे देखते हुए कहा, क्या मतलब? सिया ने कहा, अपने रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? शिवांश के साथ के बारे में क्या सोचा है? साथ रहना है या? वीनू ने जल्दी से कहा, मम्मी कैसी बात कर रही हैं? मैं उन लोगों से अब दूर रह पाऊंगी, मेरी आदत में पड़ गया है वहां रहना, उनके साथ बातें करना। सिया ने कहा, और शिवांश उसकी आदत हुई है या उसके साथ एक अनजान की तरह रह रही हो? वीनू ने कहा, मम्मी कैसी बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिया बोली, यही तो बात है, तू कुछ समझ नहीं रही है लाडो, रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं है।
शिवांश कल जो बोल रहा था उसकी आवाज में नाराजगी थी जो तूने नहीं समझा। तू उसकी आंखों में छाए भाव नहीं समझ रही है, उसके गुस्से की वजह की समझ और अपने गुस्से की वजह उसे समझा। अगर रिश्ता निभाना है तब कुछ तो करना होगा। कब तक ऐसे ही चलती रहेंगी? तुझे अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं अपनी नसमझी में सब खराब करना है? वीनू उन्हें एक तक देख रही थी और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। सिया बोली, बेटा अपने रिश्ते को आगे बढ़ा, कहीं ऐसा न हो कि तेरी न समझी में तू सब खराब कर ले, तुझे तेरे परिवार और तेरे पति से दूर होना पड़े। ये बोल वो उठकर चली गई। सिया ने पलटकर अपनी नम आंखों से वीनू को देखते हुए कहा, तुझे समझाने के लिए ऐसे शब्द बोलने पर रहे हैं लाडो जो तुझे चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरी बच्ची ये समझना भी तेरे लिए जरूरी है। वीनू यही सोच रही थी, अनजाने में ही उसका दिल घबराने लगा। उसे ये सब बहुत परेशान कर रहा था, उसका दिल और दिमाग लड़ रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोफे से टिकते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन मुझे ये नहीं करना। क्या गब्बर सच में? लेकिन वो मुझे अपना कुछ नहीं समझते, फिर क्यों वो मुझे अपने साथ रखेंगे? लेकिन मुझे अपने परिवार से दूर नहीं होना, अपने पति से दूर नहीं। ये बोलते हुए वो अपने ही शब्दों को सोचने लगी। अब आगे वर्षा उस धक्के से खुद को संभाल नहीं पाए, वो टेबल से टकराती, लेकिन उसने अपना हाथ रखकर खुद को संभाल लिया, जिससे उसके हाथ में स्क्रैच लगा जो डीप था। वर्षा के हाथ से खून निकलने लगा। वर्षा ने अपने हाथ को देखा, फिर सिर उठाकर सामने देखा। उसके सामने व्हाइट ड्रेस में खड़ी एक लड़की अपने ड्रेस को साफ कर रही थी। उसने व्हाइट और वाइन कलर की वन पीस ड्रेस पहनी थी, ढेर सारा मेकअप, ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड चीजों से लदी। वो 5 फीट की लड़की ग्रेड मॉडल काव्या वर्मा थी। एटीट्यूड उसके चेहरे से झड़ रहा था। उसे देख वर्षा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो अभी वहां आई थी और आते ही तमाशा करने का उसका कोई मूड नहीं था। वर्षा ने अपने पास खड़े 2 लड़कों को देखा, उनमें से एक को देखकर बोली, क्या रुमाल है? उनमें से एक ने वर्षा की तरफ अपना रुमाल बढ़ा दिया। वर्षा ने वो लेकर अपने हाथ पर बांधा, फिर बिना कुछ देखे वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में एक घमंड भरी आवाज आई, हु द हेल आर यू? जो केवी से टकराने पर बिना उससे माफी मांगे जा रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत है? वर्षा ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर पलटकर उसे देखते हुए एक काम और एलिगेंट स्माइल के साथ कहा, गलती मेरी नहीं थी मिस, आप मुझसे टकराई क्योंकि आपका ध्यान आपके 1 इंच के ब्लश किट में था। केवी ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, सो वॉट? गलती मेरी थी, सॉरी तुम बोलोगी क्योंकि ये केवी की चॉइस है, और केवी जो कह दे तब यहाँ खड़े हर इंसान को वही करना होता है, क्योंकि लोग जानते हैं केवी से पंगा लेने पर वो बच नहीं पाएंगे। वर्षा ने कहा, ओ रियली? आप जो चाहे कर सकती है, क्योंकि मैं आपसे या यहाँ किसी से नहीं डरती, और आपको सॉरी ना बोलना मेरी चॉइस है। वर्षा जाने की मुड़ी, लेकिन उसकी बातों से सब जहां हैरान थे, क्योंकि काव्या वर्मा कोई आम नाम नहीं था। वो इस एजेंसी की सबसे फेमस मॉडल थी और यहाँ देव रायजादा के अच्छे दोस्त की बेटी। तब वो लोग चाहे या न चाहें उन्हें केवी के सामने झुकना ही पड़ता था, और कोई इसे पलटकर जवाब देता तब केवी उसे बर्बाद कर देती थी। केवी ने गुस्से में तमतमाए चेहरे से कहा, यू बिच, यहाँ मेरे ऑर्डर हर कोई फॉलो करता है। वर्षा ने पलटकर कहा, ओह रियली? मुझे तो पता चला था यहाँ के बॉस मिस्टर रायजादा है, लेकिन क्या वो भी आपके ऑर्डर फॉलो करते हैं? काव्या अपनी जलती निगाहों से वर्षा को देख रही थी। बाकी सब जानते थे अब वर्षा के साथ कुछ होने वाला है। केवी जैसे ही वर्षा की तरफ बढ़ी तभी वर्षा का फोन रिंग किया। वर्षा ने अपना फोन निकालकर रिसीव किया, तभी उधर से एक भारी आवाज आई, अच्छा सबक सिखाओ उसे। वर्षा कुछ समझती उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वर्षा कंफ्यूजन में फोन को देख रही थी। तभी केवी उसके तरफ अपने पैर से मारने को बढ़ी। अगले ही पल वहां एक चीख गूंज गई जो केवी की था, क्योंकि उसने वर्षा के किक मारनी चाहिए थी, लेकिन वर्षा वक्त रहते हट गई और केवी का पैर टेबल में लगा, वो गिरने को हुई। तभी वर्षा ने उसका हाथ पकड़ मोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए कहा, तुम केवी हो, ABCD में से कुछ भी हो, मुझसे दूर रहना, क्योंकि अगर मुझसे पंगा लिया तब मैं तुम्हारी शक्ल उस तरह फोड़ दूंगी जैसे पिलपिले कद्दू को मसलते हैं, उसके बाद वो होता है। तब मुझसे दूर रहो बदबूदार औरत। ये बोल वो उसे आगे की तरफ पुश कर चली गई। वहीं केवी अपने आसपास खड़े लोगों को देखा, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था वो सब उस पर हंस रहे हैं। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, कल की आई मॉडल। वीनू परेशान सी बैठी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने दिल दिमाग की उलझन में थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वीनू ने अपने बालों को हाथों में जकड़ लिया। उसने कहा, आ
ये दिल में क्या हो रहा है, ये बेचैनी कैसी? क्यों दिल दिमाग से उनका ख्याल नहीं जा रहा है? वीनू ने कहा। वीनू ने खुद से कहा, वीनू मत कर, याद भूल रही है क्या? उन्होंने क्या किया है? वो तुझे क्या क्या बोलते हैं? वो तेरे नहीं है, उन्हें तुझसे कोई मतलब नहीं है, वो तेरी हर बात इंसल्ट करते हैं। वीनू खुद के दिल को समझाती है, लेकिन ये उसका दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं। वीनू सब छोड़कर घर से बाहर निकली और छत की तरफ भाग गई। सिया ने किचन से बाहर आई, उन्होंने वीनू को भागकर बाहर जाते हुए देखा, तब बोली, बेटा तुझे दर्द होगा लेकिन ये भी जरूरी है। वीनू भागते हुए छत पर आई और आकर धम से नीचे बैठ गई। उसने खुद से कहा, क्या हो रहा है? ये मैंने क्या है? मुझे कोई बताए, ये बेचैनी क्यों है? मुझे ये याद क्यों आ रहे हैं? ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा पीछे दीवार से टिका दिया। वो सिया की कई सारी बातें सोच रही थी। क्या उसने सही में शिवांश और अपने रिश्ते को नहीं समझा? क्या वो सही है? उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कराह कर कहा, जो भी हो मुझे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना है। ये तो मैंने उस दिन ही सोच लिया था जब मेरी मांग में उन्होंने सिंदूर भरा था, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया था। मैंने ये तभी सोच लिया था कि ये साथ शिविना सारांश सिंह सारी जिंदगी निभाएगी। लेकिन उसने कुछ ध्यान दिया, उसे याद आया कैसे उसके खुद को शिविना सारांश सिंह बोलने पर शिवांश उसे हमेशा करेक्ट करता था कि वो शिविना शिवांश राठौर है। वीनू ने एक आह भरते हुए कहा, आप क्या है? आपको समझना इतना मुश्किल क्यों है? आप अपने गुस्से और परवाह के सिवा कभी कुछ फील किया ही नहीं है। शिविना ने कहा, आप गुस्सा करते हैं या बहुत परवाह करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं जैसे मेरे पापा रखते थे। क्या मैं सच में आपकी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ा पाई? क्या मैंने भी गलती की है? क्या मैं आपको नहीं समझ पाई? आपके गुस्से में और उस परवाह में छिपे जज्बातों को नहीं समझ पाई? ये बोलते हुए उस दिन डिनर को जो हुआ वो उसके सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। फ्लैशबैक। ध्रुव ने कहा, चलो सब डिनर करो। शिवांश ने कहा, नो डैड, मेरा हो गया। मेघ ने कहा, यार तेरा कुछ नहीं हुआ, गुस्सा छोड़ आजा, खा ले, बहुत अच्छा डिनर है। शिवांश ने जाने के लिए मुड़ा, तभी वीनू ने भी कहा, खा लीजिए। शिवांश ने उसकी भी नहीं सुनी। तभी अनिका की सख्त आवाज आई, बहुत हुआ शिवांश, अगर एक कदम भी बढ़ाया टांगे तोड़ देंगे आपकी। शिवांश चुपचाप बैठ गया। सब एक बार डिनर करने लगे। वंश ने कहा, क्या सच में आप? शिवांश ने उसे घूरा और बोला, अपनी भाभी से पूछ सकते हो अगर उसके दिमाग में कुछ आया तब। ये सुन बीनू का मुंह बन गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर नीचे कर खाने लगी। तभी एक बार फिर वंश ने कहा, भाई भाभी का टर्न है, ये लोग खेलेंगे। शिवांश ने कहा, चुपचाप खाना खाओ वरना ये फोक तुम्हारे गले के आर पार होगा। कनक ने कहा, हाँ खेलो ना, हमें भी पता चले कि आप लोग एक दूसरे की कितना जानते हैं। ये बोल उसने आइविंग की। वंश ने कहा, चलो भाभी भाई के बारे में बताओ, उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वीनू ने मुंह बनाकर कहा, गुस्सा करना, ये उनका फेवरेट काम है। शिवांश रुककर उसे घूरने लगा। बाकी सब हंस दिए। मेघ ने कहा, वो तो है, लेकिन ये बताओ उसका फेवरेट। फिर कुछ सोचते हुए बोला, कलर कौन सा है? वीनू कुछ सोचती रही। उसे याद आया कि शिवांश ने उसे रेड कलर ले बहुत से कपड़े दिलाए थे। ये भी बोला था रेड कलर उस पर शूट करता है। ये बोल वो बोली रेड कलर। शिवांश उसकी बात सुन हंसकर बोला, गलत। तभी कनक ने कहा, भाई का फेवरेट फूड? वीनू ने इस बार तपाक से कहा, इटालियन राइस। कोई कुछ कहता उससे पहले शिवांश बोला, गलत। आकाश बोला, उसे सबसे ज्यादा सुकून क्या देता है? वीनू सोचने लगी, लेकिन इस बात का जवाब उसे पता ही नहीं था। उसने एक नजर शिवांश को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शिवांश की वो स्माइल वीनू को तंज लग रही थी। वंश में कहा, भाभी फेल हो गई भाई को जानने में, अब भाई की बारी। वीनू अपना खाना खा रही थी क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था शिवांश के बारे में। ये सोचकर वीनू को बहुत बुरा लग रहा था। तभी वंश में सवाल किया, भाई आप भी उन्हीं सवालों के जवाब दो जो भाभी से पूछे थे, लेकिन पसंद भाभी की होगी। शिवांश ने अपना स्पून प्लेट में रखा, एक नजर वीनू को देखा, फिर सिया को जो उन्हें देख रही थी। शिवांश में कहा, फेवरेट कलर लेमन येलो, फेवरेट फूड खीर, सुकून संबसे जायदा बड़ी की गोद और उसके बाद आर्ट देती है। खुद का स्टूडियो उसका सपना है। खाना पकाना उसकी हॉबी है, लेकिन डांस और सिंगिंग भी उतनी ही करना पसंद है। सबसे ज्यादा डर उसे अंधेरे से लगता है, लेकिन हाइट से भी उतना ही डरती है। उसे कार ड्राइव करना पसंद है, लेकिन चलाना नहीं आती है। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अपने अंदर दबा लेती है। कुछ नहीं कहती, लेकिन ये खूबसूरत आंखें सब बयां कर देती हैं।
वीनू एक टक उसे देख रही थी। शिवांश वीनू के बारे में एक एक चीज बता रहा था, वो भी बिल्कुल सही, ऐसे जैसे वो कितने करीब से उसे जानता हो। वीनू हैरानी से बिना पलके झपकाए शिवांश को देख रही थी। शिवांश अपनी बात कहकर चुप हुआ। सब उसे देखकर स्माइल कर रहे थे, वहीं वीनू हैरानी से शिवांश को देख रही थी। शिवांश एक नजर उसे देखकर चला गया था, छोड़ गया। वीनू की आंखों में सवाल और एक गिल्ट की वो अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती, और सवाल कैसे वो उसकी छोटी से छोटी बात के बारे में जानता है, आखिर कैसे। वीनू ने अपनी आंखें खोलकर कहा, आखिर कैसे हम दोनों साथ और एक छत के नीचे रहे, फिर आप मुझे इस कदर जान गए और मैं कुछ समझ ही भी पाई क्या? सच में मैंने अपने रिश्ते और पति पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने गुस्सा किया तब लड़ ली आपसे, लेकिन जब परवाह की तब नजर भर कर नहीं देखा। उसे पता था शिवांश का गुस्सा इस वजह से आया था क्योंकि वीनू ने उसे धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया। शिवांश ने कई बार पूछा लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। जब इतनी रात को धर्म का कॉल आया तब शिवांश का गुस्सा आपे से बाहर आ गया। वीनू ने कहा, मैं गलत हूँ, इसका मतलब आप सही नहीं है। हाँ, मुझसे चूक हुई हुआ अपने रिश्ते को संभालने में। बेशक मैंने आपको नहीं समझा, लेकिन आपने भी मेरे तरफ कदम नहीं बढ़ाए। आपने भी मुझे मिडिल क्लास का टैग दिया है। शायद आपकी नज़र में मैं आपके लायक नहीं हूँ। वीनू न कुछ सोच लिया था, लेकिन अब उसे यहाँ बैठे हुए सुबह से दोपहर हो गई थी। धूप से उसके पैरों के तलवे जलने लगे थे क्योंकि वो नंगे पैर थी। उसने अपने दिल में कुछ निश्चय किया, फिर बोली, सॉरी पापा, आपकी बेटी बुद्धू है न, इसलिए कुछ सही से नहीं कर पाती, लेकिन अब मैं सब सही भी कर दूंगी, लेकिन उन्हें माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी उन्हें माफ। ये बोल वीनू अपने आंसू साफ कर नीचे चली गई। वो डोर खोल अंदर आई। घर में उसे कुछ आवाजें आईं और सामने सोफे की तरफ देखते हुए बोली, आप तब कौन आया है? क्या शिवांश अपनी गलती का एहसास कर लौटा है? क्या वीनू सब भुलाकर शिवांश के साथ अपने रिश्ते को संभाल आगे बढ़ेगी या होगा कुछ और? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। अब आगे। वर्षा ने जैसे ही मेघ के कैबिन में पैर रखा उसे ठंडक का एहसास हुआ। उसने कैबिन में देखा, मेघ सामने चेयर पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और एक हाथ टेबल पर रखे फिंगर्स को टैप कर रहा था। राघव को मेघ को देखते ही समझ गया कि वो गुस्से में है। उसने अंदर आते हुए कहा, सर मिस सिंह आई है? मेघ ने कहा, यस। राघव ने वर्षा को अंदर आने के लिए इशारा किया। वर्षा चुपचाप आई। तभी मेघ ने कहा, राघव को और जाकर वो मीटिंग हैंडल करो। मेघ की सर्द आवाज सुन राघव के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो चुपचाप वहां से निकल गया। वर्षा शांति से बैठी रही। सच कहो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मेघ ने कुछ बोले, क्योंकि मेघ का गुस्सा उसके चेहरे और दिख रहा था। कुछ देर ऐसे हो रहने के बाद अचानक से मेघ ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तुम क्यों उसे बर्दाश्त कर रही थी? वर्षा तो उसके इस तरह चीखने से चौंक गई थी, उसका बैग उसके हाथ लग नीचे गिर गया। वर्षा के चेहरे पर डर की लकीरें थी, जैसे बुरी तरह घबरा गई थी। मेघ ने कहा, तुमने जैसे बाद में जवाब दिया पहले भी दे सकती थी ना? वर्षा अपने आंखों से घूर रही थी। वर्षा ने कहा, हाँ, तब वो औरत सबके साथ ऐसे ही करती है और नई नहीं हूँ, वो मुझे तंग कर सकती है, मैं क्यों कुछ कहती? मेघ ने कहा, तुम उसे बर्दाश्त नहीं करोगी। मेघ ने ये बोल उसका चेहरा देखा। वर्षा बिल्कुल रोने वाली थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। ये देख मेघ जल्दी से उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ रिमझिम, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? वर्षा ने अपने आंसू गालों पर बहाते हुए कहा, आपने मुझे पापा की तरह डांटा, वो भी मुझे बहुत बुरा डांटते हैं। ये सुन एक पल मेघ वर्षा को देखता रहा। उसने खुद से कहा, ये हर टाइम मुझसे झगड़ने वाली लड़की एक डांट पर रो रही है। मेघ अपनी चेयर से उठ वर्षा के पास आया, फिर खुद चेयर पर बैठ वर्षा उठाकर टेबल पर बिठा दिया। वर्षा अभी भी सिसक रही थी। मेघ ने प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, चुप हो जाओ, अब जब गलती करोगी तब डांटूंगा तो। वर्षा ने सुन और रोना शुरू कर दिया। उसे ऐसे बच्चों की तरह करते देख मेघ परेशान हो गया। उसने आज तक ऐसा नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वर्षा को कैसे शांत कराए। मेघ ने कहा, रिमझिम मेरी बात सुनो। वर्षा शांति से उसे देखने लगी। मेघ ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, जरूरी नहीं है कि हम अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी के सामने झुके। अगर हमारे पास पावर नहीं है लेकिन टैलेंट है, तब हमें अपने टैलेंट के जरिए पावर पानी चाहिए, किसी के सामने झुककर नहीं। उसके सामने डटकर खड़े होकर उसका सामना। बेशक बहुत मुसीबतें आएंगी, लेकिन जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचे तब हमारे मंजिल के साथ बहुत कुछ होगा। वर्षा ने टुकुर टुकुर मेघ को देखते हुए कहा, अपना घर होगा। मेघ ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, घर के साथ बहुत कुछ होगा।
मेघ उसके छुअन से चौंक गई। उसके एक सरसराहट खुद में महसूस हुई। उसने मेघ की तरफ देखते हुए कहा, वो एक ग्रेड मॉडल है। उसने कुछ किया और मुझे यहाँ से जाना पड़ा तब। मेघ ने वर्षा की आंखों के देखते हुए सीरियस होकर कहा, जब तक तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम कंपनी को प्रॉफिट दे रही हो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। तब किसी को खुद को हार्म मत करने देना। वर्षा ने हाँ में सिर हिला दिया। तब मेघ बोला, चलो हम नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आई वॉन्ट अ परफेक्ट एड। वर्षा ने हाँ में सिर हिलाया। वो वहीं बैठी थी और मेघ उसके सामने बैठा हुआ था। वो वर्षा को बताने लगा। तभी वर्षा की नजर मेघ के चेहरे पर पड़ी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो एक टक उसके हैंडसम फेस को देखने लगी। उसने कहा, वाओ क्या फीचर्स है उसकी। वो काली आंखें, डार्क आईब्रोज, शार्प नोज, परफेक्ट जॉ लाइन, हल्की ट्रिम बियर्ड, सबसे अट्रैक्टिव वो ब्राउनी लिप्स। वर्षा ने कहा, खुद को तुमसे अट्रैक्ट होने पर रोक नहीं पा रही हूँ। आई थिंक आई लाइक यू। मेघ ने वर्षा के सिर पर फाइल मारते हुए कहा, काम पर ध्यान दो, मैं हूं ही ऐसा कि किसी को भी पसंद आ जाऊं। वर्षा ने हैरानी से उसे देखा। तब मेघ ने कहा, अपनी इतनी कशिश भरी आवाज में कहोगी तब मुझे सुनाई देगा हीन। वर्षा ने अपना सिर झुका लिया। उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह हो गए थे, एकदम सुर्ख। उसे ऐसे देख में हंस दिया। वीनू अपने सामने देखते हुए बोली, आप। क्योंकि ध्रुव उसके ठीक सामने खड़े थे। ध्रुव ने एक नजर वीनू को देखा। उसका वो लाल चेहरा, सूजी हुई आंखें और चेहरे पर आंसुओं के निशान, ये देखते हुए ध्रुव को अपने दिल में चुभता हुआ महसूस हुआ। वो ऐसा तो नहीं चाहते थे अपनी बेटी को, वो उसे हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना चाहते थे। ये करने के लिए ही तो उन्होंने उससे दूरी बनाई थी। वो इस वक्त उसके सिर पर हाथ रख प्यार से कहना चाहते थे, प्रिंसेस सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत, मैं डांटूंगा तुम्हारे पागल गुस्सैल पति को डोट। लेकिन अफसोस वो कुछ ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, हाँ बहू, आपकी मम्मा आपसे मिलना चाहती थी, बस उन्हें ही लेकर आए थे। वीनू हैरानी से उन्हें देखने लगी थी। उसे लगा था वो कहेंगे, प्रिंसेस क्या हुआ, आप ठीक हो। वो उसके डैड की तरह उससे बात करेंगे, लेकिन ये बातें, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान उससे बात कर रहा हो। लेकिन वीनू ने बस हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे वो सब अब पसंद नहीं था। वीनू उन्हें देख बाहर बने वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में वो खुद को सही कर अपने हाथ मुंह धोकर आई। तभी वंश में चीखते हुए कहा, मेरी प्यारी भा भी देखो, आपसे मिलने कौन आया है। वीनू ने उसका चहकता चेहरा देखा, फिर झांक कर देखा अनिका और कनक को। देख उसने मासूमियत से कहा, मम्मा और किन्नू। ये सुन वंश में मुंह बना लिया। उसने कहा, क्या प्यारी भाभी, आप मम्मा और संतरी के चक्कर में अपने प्यारे स्वीट से क्यूट से इकलौते हैंडसम देवर को भूल ही गई। एक दिन में ही ये सब, हाय मेरा टूटा दिल। उसकी नौटंकी देख वीनू के फेस पर स्माइल आ गई। तभी वंश में वीनू के कंधे पर सिर रख लटकते हुए कहा, भाभी। वीनू ने भी स्माइल के साथ वंश के गाल पर हाथ रख कहा, क्या प्यारे देवर जी। वंश ने उदास आवाज में कहा, मुझे आपकी बहुत याद आई, आप क्यों मुझे बिना बताए चली आईं? वीनू के पास कोई जवाब नहीं था, जैसे वो खुद को गलत मान रही थी। हाँ, वो दोनों पति पत्नी झगड़े, लेकिन बाकी रिश्तों का क्या, शायद अब उसे सब समझ आ रहा था। लेकिन कोई और भी था जिसे ये समझना था। वीनू कोई जवाब देती तभी अनिका ने आवाज देते हुए कहा, वंश अब उनके कंधे पर लटकना बंद करें और हमारी बेटी को हमारे पास आने दे। वीनू बच्चा इधर आओ। अनिका के ये बोलते ही वीनू के मुरझाए चेहरे पर घबराहट आ गई। वो धीमे कदमों से उनके पास आकर खड़ी हो गई। अनिका के सामने आकर वीनू ने अपना सिर झुकाया हुआ था। उसे लगा अब उसे डांट पड़ेगी। वो बिना बताए आ गई थी। अनिका ध्यान से वीनू के चेहरे को देख रही थी। वो उसका मुरझाया पीला पड़ा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उन्होंने कहा, वीनू आप अपनी मम्मा पास कुछ दिन रुकने को आई हैं? वीनू ने हैरानी से उसे देखा, फिर सिया को, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनिका समझ रही थी वीनू घबरा रही है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जब तक आपके पति नहीं आते आप अपनी मॉम के पास रुके, वो करवा चौथ पर आकर आपको ले जाएंगे। उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है उनके झगड़े के बारे में। वीनू ने एक गहरी सांस ली। कनक ने वीनू का हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, तू मुझे कुछ नहीं बताती, सब अपनी उस वर्षा के मौसम से शेयर करती है। तू मुझे मैसेज तो कर सकती थी, तुझे पता है मैंने आज के बारे में कितना सोचा था। वीनू सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी ध्रुव ने आकर उन्हें ज्वाइन करते हुए कहा, सिया ये क्या है, अब अपने समधी को चाय भी नहीं पिलाएंगी? अनिका ने कहा, ध्रुव आपकी नौटंकी बंद नहीं होगी। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, नहीं होगी। सिया ने उठते हुए कहा, आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। तभी वीनू ने जल्दी से कहा, फीकी चाय मीठी तुलसी डालकर।
उसके ये बोलने पर ध्रुव उसे देखने लगे। तब वीनू अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। सिया ने हाँ बेटा पता है आपके ससुर हमारे भी कुछ लगते हैं। ये बोल वो मुस्कुरा कर चली गई। तभी अनिका ने वीनू के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, हाय किन्नी सोनी बहू मिली है मुझे, मेरी सारी जिम्मेदारी ले ली है। वीनू बस हंस दी लेकिन वहां बैठा हर शख्स उसके चेहरे की उदासी देख पा रहा था। वंश ने कहा, वीनू भाभी आप अपनी संतरी से चिपकी हुई है, आपको मेरी परवाह ही नहीं है, मुझे आपसे बात करनी थी। वीनू उठकर वंश की तरफ आई तभी कनक ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख वीनू ने कनक को देखते हुए कहा, क्या हुआ? कनक ने कहा, तू इस कनखजूरे के पास क्यों जा रही है, हमारी दोस्ती पहले से है। वंश के चेहरे के भाव बदल गए, उसने कहा, ओ भाभी की संतरी दीदी, तुम मेरी भाभी को छीनने की कोशिश कर रही हो। कनक ने भी अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, ओ गिरगिट के प्रजाति के प्राणी, तू यहाँ क्या कर रहा है, जा पेड़ से चिपक। उसके ये बोलते ही वंश कनक के पैरों के पास झुकते हुए चारों तरफ देखने लगा। कनक ने कूदकर दूसरी तरफ जाते हुए कहा, ओए चूहे क्या सूंघ रहा है? वंश ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, देख रहा हूँ आपके पैर उल्टे हैं, तब पेड़ पर क्यों नहीं लटक रही हो, जाओ मेरा और मेरी प्यारी भाभी का दिमाग खराब मत करो। उसने अपना हाथ बढ़ाया लेकिन वीनू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तब वंश ने उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती हाई फाइव दिया। वीनू और वंश ने एक साथ कनक के पैरों को देखा, फिर वो खिलखिलाकर हंस दिए। वंश ने चुपके से वीनू के कान में कहा, भाभी सही कहा मैंने। वीनू ने कहा, लेकिन वो आपको बुरी तरह मारेंगी। वंश ने कहा, आप हो न बचाएगी न। वीनू ने कहा, क्यों नहीं? तभी कनक ने कहा, आए भाभी देवर की जोड़ी चुगली हो गई हो, तब इधर आ जाओ। वंश ने तपाक से कहा, हम आपको चुगलखोर दिखते हैं? कनक ने कहा, हाँ तब क्या कर लोगे मेरा? वंश ने बेफिक्री से कहा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। कनक गुस्से में उसे घूरने लगी। वंश स्नैक खाने लगा। तभी कनक ने वीनू का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, चलो हमें जाना है, बहुत बन ली सादगी की मूरत, अब चलो कुछ करने का टाइम है। वीनू ने कंफ्यूजन में उसे देखा। तब अनिका ने कहा, सब पर बहुत ध्यान दे लिया, न खुद पर ध्यान देने का टाइम है। अनिका ने उन दोनों को देखा। तब ध्रुव ने उठते हुए कहा, अन्नो मैं ऑफिस जाता हूँ, शिवांश कुछ दिन के लिए मलेशिया गया हुआ है हमारे होटल बिजनेस के लिए, कुछ टाइम बाद आ जाएगा, तब तक हमें आकाश की देखना है। ये बोल वो चले गए लेकिन छोड़ गए वीनू के मायूसी भरे चेहरे को डोट। अब आगे। वंश ने अनिका की तरफ देखा, फिर पलकें झपकाई। उनके ये करने पर अनिका के चेहरे पर एक सुकून छा गया। तभी ध्रुव ने वंश का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए कहा, चलो बेटा। वंश ने अपने हाथ में पकड़े फ्राइज को मुंह में भरते हुए कहा, नो नो, मैं भाभी के साथ जाऊंगा। ध्रुव ने उसे खींच कर ले जाते हुए कहा, वो लेडीज है, तुम उनके पीछे पीछे कहाँ कहाँ जाओगे? वंश ने आगे न बढ़ते हुए कहा, सब जगह वो मेरी भाभी है, वो मुझे अपने साथ हर जगह ले जाएंगी। ध्रुव ने कहा, वंश ड्रामा नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। वंश ने वीनू की तरफ देख मासूमियत से कहा, भाभी ये मुझे ले जाकर गधों की तरह काम करवाते हैं, मुझे नहीं करना काम, मुझे नहीं जाना। ध्रुव उसे खींचते हुए के जाने लगे। तभी वंश ने पलटकर वीनू को देखते हुए कहा, भाभी। वीनू सब छोड़ जल्दी से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही था, उसे बुरा लग रहा था वंश के लिए। वीनू ने ध्रुव के हाथ से वंश का हाथ छुड़ाते हुए कहा, उन्हें नहीं जाना, तब वो कहीं नहीं जाएंगे। ये बोल वो वंश के हाथ को देखने लगी। उसकी कलाई तेज पकड़ने से लाल हो गई थी। वीनू ने उसके हाथ पर फूंकते हुए कहा, हाथ लाल कर दिया। उन दोनों का बॉन्ड देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। अनिका ने भी कहा, ध्रुव क्यों जिद कर रहे हैं, मेरे बच्चे को परेशान न करें। कनक ने चिढ़ते हुए कहा, इसका अच्छा है एक की जगह दो माँ का प्यार मिल रहा है। वंश ने अनिका को हग कर वीनू का हाथ पकड़ते हुए कहा, तब जलकुकड़ी क्यों बन रही हो, हम आपको जल न छोड़ आएंगे। वीनू वंश की बात पर मुस्कुरा दी। तब कनक ने अपने बाल झटक बाहर जाते हुए कहा, मेरा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है। वंश ने मुंह बनाकर अनिका को देखा। तब अनिका ने उसे पुचकारते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, वो पागल है मेरा बच्चा। अनिका वीनू के साथ बाहर, उन्होंने सिया को भी साथ चलने को बोला लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ देर बाद कार एक बड़े से मॉल के आगे रुकी। वंश ने गर्दन बाहर निकाल देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल। वीनू भी आंखें फाड़े उस जगह को देख रही थी। कनक ने कहा, कल ही इस मॉल की ओपनिंग हुई है, अब ये मुंबई का सबसे शानदार होटल है।
वीनू ने आज से पहले ऐसी जगह नहीं देखी थी। फिर उसने अपने हैरानी भरे भाव को नॉर्मल करते हुए कहा, हम यहाँ शॉपिंग करेंगे, ये बहुत महंगा होगा ना? कनक ने कहा, तब हम कौन से सड़क छाप है? तुम बिलियनर शिवांश राठौड़ की बीवी शिविना शिवांश राठौड़ हो। तुम इस मॉल के सामान के साथ इसे खरीदने की ताकत रखती हो। वीनू चुप हो गई। तभी अनिका ने कहा, ये शिवांश ने ही बनवाया है और बिलियनर की बीवी है, तब उसे अपने पति का मेहनत का अंदाजा भी है। ये बोल वो आगे बढ़ गई। वीनू वंश के साथ चल रही थी, वही अनिका और कनक आगे। कनक ने अपने आंखों पर शेड्स लगाए हुए थे। इस वक्त वो अपने फोन में देखते हुए बहुत एटीट्यूड के साथ चल रही थी। ये उसे शूट कर रहा था। ये देख वीनू के चेहरे पर स्माइल आ गई, जो उसके मासूम चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। वहां मौजूद लोगों की नजरें उन पर ही थी और कुछ लोग फोटो क्लिक करने लगे थे। वीनू समझ आज फिर न्यूज छाने वाली है। तभी गार्ड्स ने आगे आकर उन लोगों को मना किया और कुछ ही पल में मॉल को खाली करा दिया। मैनेजर भागते हुए आया और अनिका के सामने सिर झुका, उन्हें ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मैम। अनिका ने हाँ में सर हिलाया। तभी उस मैनेजर ने कहा, चलिए मैम, मैं आपको रिजर्व एरिया में लेकर चलता हूँ। वंश ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाओ, इसका मतलब हमारे लिए यहाँ भी रिजर्व एरिया है। मैनेजर ने कहा, यस सर। वीनू ने वंश को देख इशारे एम पूछा। तब वंश ने झुककर उसके कान के पास आते हुए कहा, भाभी भाई के जितने भी मॉल्स हैं सब में एक रिजर्व एरिया होता है जहां सिर्फ राठौर्स ही अलाउ है, वहां लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन होता है। वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। वो लोग आगे बढ़ गए और उस एरिया में आए। वीनू हैरानी से उस जगह को देख रही थी। वहां सामने सोफ और टेबल लगे थे और एक लाइन में अटेंडेंट खड़ी थी। एक अटेंडेंट ने कनक की तरफ आते हुए कहा, मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू सी? कनक ने कहा, इंडिया वेस्टर्न, hot and sexy, some traditional, everything, and make sure all the latest designs are what is going on in fashion trend this week. We want that. वो अटेंडेंट हैरानी से देख रही थी। अनिका ने अपनी फिंगर्स से इशारा करते हुए कहा, नाउ गो, यू हैव ओनली 5 minutes टू अरेंज एवरीथिंग। वो जल्दी में वहां से चली गई। कनक के पास आते हुए वीनू ने कहा, किन्नू? कनक ने एक गाउन देखते हुए कहा, यस जान। वीनू ने मुंह बनाकर कहा, डोंट कॉल मी दैट। कनक ने तीखी स्माइल के साथ कहा, क्यों, केवल भाई से सुनने का इरादा है? वीनू ने बेख्याली में कहा, हाँ। कनक ने उसकी तरफ देख कहा, ओ, और क्या क्या सुनना है? वीनू का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। वंश ने वीनू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाभी, शर्माओ मत, भाई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आप उनसे बाबू, सोना, जान, सनम, जानम, बेबी कुछ नहीं सुन सकती है अगर वो न कहें तब। वीनू ने असमंजस में उसे देखा, जैसे वो आगे जानना चाहती हो कि वो क्या कहेगा। तब वंश में उसके कंधे से अपना कंधा मारते हुए कहा, तब आप कह देना। वीनू का चेहरा कश्मीरी सेव की तरह ही गया। वीनू ने कहा, किन्नू, तुम इतने सारे कपड़ों का क्या करोगी? कनक ने कहा, आज केवल तुम्हारे लिए शॉपिंग होगी। वीनू हैरानी से उसे देखा। तब कनक ने उसका दुपट्टा उठाते हुए कहा, तुम्हारा रूप बदलना है। वंश ने कहा, ऐसे बदलना कि भाई पलके झपकाना नहीं। नहीं, वो पलके तो अभी भी आपको देखकर नहीं झपकाते, भाई आपको देखकर सांसें लेना ही भूल जाएं। वीनू ने जल्दी ये कहा, नहीं नहीं, उन्हें कुछ हो गया। तब सब उसे देखने लगे। तब वीनू ने एक बार फिर अपना सिर नीचे कर लिया। सच तो ये था, वो अपने पति को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन उससे नाराज भी थी। ये सब मिलकर अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। कनक ने वीनू का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हें यकीन है अगर तुम थोड़ा सा संवरी तब ये होगा? वीनू को कई पल ऐसे याद थे। उसने हाँ में सिर हिलाया। तब कनक बोली, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। कनक और अनिका वीनू के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगी। कनक ने वीनू को एक 1 पीस ड्रेस दी, बोली, भाई को पसंद आएगी। वीनू उस छोटी ड्रेस को देखते हुए बोली, उन्हें ये पसंद है तब मुझे उनके पास भी नहीं जाना। वंश ने उसके पास आते हुए कहा, अरे नहीं भाभी, भाई को ये सब नहीं पसंद, ये आपकी संतरी को पसंद है। आप ये बोलते हुए वो उन ड्रेसों की खान में गुम हो गया और कुछ पल बाद एक रेड ड्रेस लेकर आया। उसने वीनू को देखते हुए कहा, आप ऐसे ट्राई करें। वीनू अनिका को देखने लगी। उसने हाँ में सिर हिलाया। वो ड्रेस लेकर चली गई। कुछ देर बाद वीनू वो ड्रेस पहनकर आई। उसने आते हुए कहा, मम्मा। अनिका जो के साड़ी देख रही थी, उसने पलटकर देखा। तब उनके हाथ से वो साड़ी छूट गई। वंश अपनी आंखें बड़ी कर देखने लगा। कनक ने कहा, व्हाट अ होतेई।
वीनू उन सबको अपनी बड़े बड़े पलके झपकाते हुए देख रही थी। उसने एक रेड ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी जो नी लेंथ थी, उसकी कमर पर कट लगे हुए थे जो उसे बहुत ही सेक्सी और अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। कोई देखे तब पलके झपकाना भूल जाए। वीनू अपने होठों को दांतों से दबाए उन सब की देख रही थी। तभी कनक ने उसके पास आ उसके एक हाथ को उसकी कमर पर रखा, फिर वंश को इशारा किया। कनक ने वीनू को पोज बताए और वंश उसकी फोटो क्लिक कर रहा था। ऐसे ही उन्होंने ढेर सारी शॉपिंग, फिर पार्लर गए। वीनू का हेम मेकओवर किया गया। अनिका उसे घर लेकर आई। वीनू कार से निकली। अनिका ने एक पैकेट उसे देते हुए कहा, ये आपके करवा चौथ के लिए है, आप व्रत रखेंगी? वीनू ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। वंश तो से चुका था। अनिका ने कहा, हाँ वीनू बच्चा, हम आपके चेंजिंग रूम में कुछ बदलने वाले हैं, क्या आप? वीनू बेफिक्री से कहा, कोई बात नहीं। उसे ऐसे देख अनिका ने वीनू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा बच्चा ध्यान रखना अपना। वीनू ने उन्हें बाय किए वो चले गए। वीनू जो अब तक मुस्कुरा रही थी, अब उसके चेहरे पर फिर से वो भाव आ गए। वह अंदर जाने लगी, तभी उसे कुछ अजीब लाग। उसने पलट कर देखा तब कोई नहीं था, इसलिए वो अंदर चली गई। वीनू घर में आई तब सिया आकाश सोफे पर बैठे थे। अनिका ने वीनू को देखते हुए कहा, आ गई, कैसा रहा सब? वीनू ने कहा, बहुत अच्छा था मम्मा, बस मैं थक गई हूँ, वो भी बहुत ज्यादा डिनर बाहर ही कर लिया था। सिया बोली, ठीक है जाओ सो जाओ। वीनू आगे बढ़ी तभी किसी ने पीछे से उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये होते ही वीनू बुरी तरह चौंक गई। उसने कहा, आ। सिया ने कहा, ज़ैड आकाश क्या कर रहे हो? आकाश ने खुश होते हुए कहा, मम्मा आज मैं इसे लेने जाने वाला था, लेकिन इसे यहाँ देखकर मेरा काम बिन किए जो ही गया। न जाने क्यों मुझे इस आफत का बार बार ध्यान आ रहा था, मन बेचैन हो रहा था, और देखो ये मेरे सामने है। ये बोल उसने वीनू को नीचे खड़े कर उसके माथे को चूम लिया। वीनू ने उसे घूरते हुए कहा, मैं सच सोच रही हूँ या मेरी गलतफहमी है कि आपको मेरी याद आ रही थी? आकाश ने कहा, तेरे बिना मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन क्या करें, याद भी आ गई। ये बोल वो उसे अपने साथ सोफ पर ले आया। वीनू बेड पर लेटी थी। आज अपनी माँ की आगोश में भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बेचैन था। आंखें बंद करते ही उसके सामने एक चेहरा था, और उस चेहरे के सामने आते ही वीनू का दिल उसे छूने के लिए, इसे महसूस करने के लिए तड़प उठता था। वीनू ने एक नज़र अपनी मम्मी को देखा, फिर उठकर बालकनी में आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और आसमान को देखने लगी। उस चांद में भी आज उसे शिवांश का चेहरा दिख रहा था। वीनू ने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, तब वो वीनू की पहुंच से बहुत दूर था। ये देखते हुए वीनू ने अपनी आंखें बंद की और एक आंसू गालों पर बह गया। वीनू ने अपनी नम आवाज में कहा, क्या आप भी मुझसे इतने ही दूर हैं? वीनू ने आंखें खोली और दीवार से टिकते हुए बोली, क्या जो रहा है ये? क्यों ये दिल आपको देखना चाहता है, लेकिन आपसे बात नहीं करनी, आपको महसूस करना है, लेकिन आपके पास भी जाने से मना करता है, क्योंकि आपने जो बोला वो इसे बहुत तकलीफ दे गया। ये आपको छूना चाहता है, आपके करीब, आपके सीने से लग आपकी धड़कनों को महसूस करना चाहता है, आपकी बाहों में अपनी सुबह और आपकी आगोश ने शाम चाहता है। हर जगह आपकी याद है। जो गोद मुझे सबसे सुकून की नींद देती थी, आपकी याद में वहाँ भी बेचैनी है। क्या है ये? क्या मुझे ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता।